बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर, जुम्मा मुबारक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूँ हिना आदिल। मैं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। न सिर्फ जुम्मा मुबारक बल्कि बारिश भी मुबारक, बहुत अच्छा मौसम भी मुबारक। लेकिन ये मुबारक हमारी महदूद है। लाहौर, पंजाब, साउथ पंजाब के कुछ इलाकों और रावलपिंडी, इस्लामाबाद में तो हो ही जाती है बारिश। तो लेकिन जिन जगहों पे नहीं हो रही, और यस खैबर पख्तूनख्वा भी है वैसे इसमें, जिन जगहों पे नहीं हो रही उनके लिए हमारी इज़ारे हमदर्दी कर लें या बेस्ट विशेस कह लें। बेस्ट विशेस हो जाएगी वहाँ पे भी। इतने खूबसूरत मनाजिर हिना। वैसे सावन तो ये बारिशें तो मानसून की कब से शुरू हैं, लेकिन जो मनाजिर आज मैंने देखे अच्छा। वो बहुत ही खूबसूरत थे भाई, बहुत जबरदस्त। तो थिक किस्म के क्लाउड्स। आपने मनाजिर क्या देखे? जो सबके तालाब बनी हुई है वो मनाजिर देखे आपने? अच्छा, फॉर्चुनेटली मैं जिस एरिया से आता हूँ वहाँ पे जरा ये मंजर कम होता है, लेकिन जो ही हम गुलबर्ग में एंटर होते हैं तो यस, वहाँ पे वो सारा मॉडल सिटी नजर आना शुरू हो जाता है, जिसके दावे हुकूमत करती रहती है। तो और उसके अलावा ये मनाजिर हम गुलबर्ग में तो बहुत ही नजर आते हैं भाई। अगर आपने देखते हो तो हम आपको लाइव भी दिखा सकते हैं, हमारे पास हैं एक दो जगह। तो वो है, लेकिन ठंडी हवा, अच्छा मौसम, बहुत आज के मौसम ने आपका मूड जो है वो काफी हद तक हेल्प किया। हाँ, काफी हद तक मेरी तनख्वाह पे टैक्स लगा है ना, उसके जख्म थोड़े कम हुए हैं। इसके साथ साथ कश्मीर और बल्तिस्तान में भी बारिश की पेशगोई अगले 3 रोज के दौरान मुख्तलिफ हिस्सों में मुल्क के बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कराची में भी मानसून की बात है शुरू हो गया। हाँ, अब मैं ज्यादा मौसम पे बात नहीं करती इमरान, क्योंकि मेरी प्रेडिक्शन हमेशा गलत साबित होती है, इसलिए अब आपकी अम्मी दोबारा आपसे कहेंगी कि क्यों नहीं बारिश नहीं हुई। लेकिन आज तो बारिश हो गई है फाइनली। चले, अच्छा है जी। आप बहुत एहतियात करें। आप एक तो ये कि अपना स्केड्यूल देख लें, बाहर सड़कों पे पानी है। लाहौर के अंदर आज हमें मरियम नवाज साहिबा अभी सड़क पे नजर नहीं आई है, उनकी कोई वीडियो ऐसा नहीं आई है। उनकी मीडिया टीम या तो थोड़ी लेट है आज या फिर वो खुद लेट है, लेकिन देखते हैं। सिर्फ निकलने से बाहर नहीं होता, ऑब्वियसली सिस्टमैटिक चीज़ें हो तो चीज़ें ठीक रहती हैं। उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा कोई मसला ना हो लाहौर के अंदर, और जिन जिन शहरों में बारिश हुई है इंशाल्लाह वहाँ पे खैर की हो। हम आपको आगाह करते रहेंगे कि क्या सूरत हाल है। आप ज़रा ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, जहाँ पर भी जा रहे हैं अपने स्केड्यूल्स को देख लीजिए। तो इसके साथ मौसम अच्छे की खबर हमने आपको दे दी, अच्छे विजुअल्स भी हमने आपको दिखा दिए ताकि थोड़ा सा आपको अच्छा फील हो। अब क्या करें, अब खराब कर दें मूड, पॉलिटिक्स पे बात करें? बिल्कुल करनी पड़ेगी, जरूरी है। पॉलिटिक्स पे बात कर लेते हैं। आज बहुत अहम 1-2 डेवलपमेंट्स हैं, उस पर भी हमने बात करनी है। आज की बड़ी खबर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा की सरबराही में जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मामला चल रहा है, मखसूस नशिस्तों का जो केस है, उसका फुल कोर्ट फैसला आज 12 बजे सुनाया जाएगा। फैसला महफूज कर लिया गया था 9 तारीख को। इससे कबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा की सरबराही में पहले 3 रुकनी रेगुलर बेंच ने 9:30 बजे फैसला सुनाने की कॉज लिस्ट जो थी वो जारी की गई थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर एक नई कॉज लिस्ट जारी की गई, जिसके तहत अब आज यानी जुम्मा 12 जुलाई को दिन 12 बजे फुल कोर्ट जो है ये फैसला सुनाएगी। इससे कबल जो ये फैसला है महफूज होने के बाद जुमेरात के रोज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा की ज़ेर सदारत 13 रुकनी जजेस का एक मशावरती इजलास हुआ। इसके साथ साथ बुध के रोज भी तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक मुशावरती इजलास जो है वो जारी रहा था। 28 फरवरी 2024 को अगर इसका हम बैकग्राउंड देखें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने मुत्तफ़िक़ा तहरीरी फैसला एक जारी किया था और करार दिया था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं है। 4 मेंबरान ने नशिस्तें दीगर सियासी जमातों को देने का फैसला दिया। ताहम मेंबर पंजाब बाबर हसन भरवाना ने इख्तलाफी नोट में कहा था कि आर्टिकल 51 और 106 में तरमीम तक नशिस्तें दीगर सियासी जमातों में बांटने की बजाय खाली रखी जाए। ये हम डेवलपमेंट है, तो कुछ बैकग्राउंड हमने आपको बताया। मजीद हम इस पे एक तो तजिया भी ले लेंगे और उसके साथ साथ हम इसकी ताज़ा तरीन अपडेट भी ले लेंगे। दोनों इंतजाम हमने आपके लिए किए। सबसे पहले हमें मोहतरम इम्तियाज़ गुल साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तजियाकार हैं, आप इनको जानते हैं। पॉलिटिकली हम एक तो इसके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं, इसके ऊपर गुल साहब से हम उनका तजिया लेंगे। थैंक यू वेरी मच इम्तियाज़ गुल साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सुबह खैर आपको। इनके साथ साथ हमारे जाजेब अब्बासी हमारे कोर्ट रिपोर्टर हैं, वो इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे भी ज़रा इस हवाले से राय ले लेंगे। तो गुल साहब, मैं ज़रा आपकी इजाज़त से पहले जाजेब से ताज़ा तरीन सूरत हाल जानना चाहूँगा ताकि हमें पता चल जाए कि इस वक्त क्या ताज़ा तरीन हो, फिर हम आगे बढ़ें। जाजेब, क्या है ताज़ा तरीन आपके पास इस हवाले से? आप कल चूँकि एक्सपेक्टेड था कि आज फैसला आ जाएगा और आज आने वाला है, इंपॉर्टेंट केस है, क्या है अपडेट आपके पास ताज़ा तरीन इस पर? देखें, 12 बजे का वक्त तय किया गया है कि आज 12 बजे के तहरीरी फैसला जो है या शॉर्ट ऑर्डर जो है ये सुनाया जाएगा। पहले जो रेगुलर कॉज लिस्ट गुज़िश्ता रोज़ जारी हुई थी उसमें उस कॉज लिस्ट के मुताबिक 3 रुकनी जो रेगुलर बेंच है जो आम केसेस सुनता है उसके सामने ये फैसला सुनाए जाने के हवाले से कॉज लिस्ट थी, लेकिन फिर अचानक उस कॉज लिस्ट में तब्दीली की गई
और फिर उसके बाद जो फुल कोर्ट है, जिन 13 जजेस ने इस केस को तफसील के साथ सुना है, अब वो तमाम जजेस वो फुल कोर्ट बैठेगा और ये फैसला अनाउंस होगा। इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि ये बराह रास्त ऑर्डर जो सुनाए जाने का मामला है, इसकी बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट की जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर इसको नशर किया जाएगा। अच्छा। और पहले भी इस केस की प्रोसीडिंग जो है वो बराह रास्त दिखाई जाती रही है। काफ़ी अहम मामला है। शुरू में अगर हम बात करें तो पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट में अपील आई तो जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच बनाया गया। उस बेंच में जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर थे। पहली ही समात के ऊपर पेशावर हाई कोर्ट के 5 जजेस के फैसले को सस्पेंड किया गया, इलेक्शन कमीशन के फैसले को सस्पेंड किया गया और फिर उसके बाद ये कहा गया कि इस केस में कुछ ऐसे आईनी और कानूनी नुकात हैं, ये इट्स अ केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन है, ये अपनी नोयत का पहला केस है, इसलिए इसके लिए हमने लार्जर बेंच तश्कील देना है। अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून जो पार्लियामेंट ने बनाया है उसमें यह असूल तय किया गया था कि अगर कोई कानूनी या आईनी तशरीह का मामला हो तो इसके लिए 5 रुकनी या इससे बड़ा बेंच तश्कील दिया जाएगा। इसी मामले के ऊपर एक कमेटी का इजलास हुआ, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का, और फिर ये फैसला हुआ अक्सरियत राय से कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। अच्छा। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के कुल जजेस की तादाद थी 14। ठीक। इनमें से जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा खराबी सेहत के सबब वो दस्तयाब नहीं ठीक थी, है। जुडिशल वर्क पे नहीं थोड़ा थी। सा बाकी 13 जजेस पर जहाँ से आज के हवाले से अब हमें ये बताइए कि यहाँ पे क्या सिक्योरिटी की भी कोई गैर मामूली इंतजाम हैं, जो कि बड़ा फैसला है, और क्या कारकुनों की तहरीक इंसाफ का चूंकि बराह रास्त इससे पॉलिटिकल इंटरेस्ट वाबस्ता है, क्या कोई तादाद बड़ी एक्सपेक्टेड है या आ चुकी है? इस वक्त कोर्ट में क्या मनाजिर क्या है इस वक्त, आज कैसा माहौल है? बड़ा डिसीजन है ये? देखें, अभी तक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के हवाले से आपने बात की, तो अभी तक तो कोई उनका कारकुन या कोई रहनुमा नहीं पहुंचा। 12 बजे का वक्त है। अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी यहाँ पे हाई अलर्ट ज़रूर है। सुप्रीम कोर्ट को जो रास्ते मिलते हैं मुख्तलिफ जगहों से, जो रोड्स आके सुप्रीम कोर्ट को मुंसलिक की जाती हैं, तकरीबन वो तमाम रोड्स जो हैं वो उसको बंद कर दिया गया है। सिर्फ एक जो मरकजी डी चौक है, अच्छा। वो खुला हुआ है, और ये भी हम यकीन से नहीं कह सकते कि वो डी चौक जो है वो कब तक खुला रहेगा। हो सकता है थोड़ी देर बाद वो भी बंद कर दिया जाए। अच्छा। फिर अगर किसी को सुप्रीम कोर्ट आना हुआ तो वो मेन मरगला रोड से जो है वो यहाँ पे आ सकता है। तो सिक्योरिटी पर्पस के हवाले से काफ़ी ज़्यादा सख्त इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं, और जितने भी रास्ते जो इस सुप्रीम कोर्ट को लिंक करते हैं उसको बंद किया गया है। ठीक है। तो जहाँ सिक्योरिटी आपने बताया कि अच्छे फुल प्रूफ इंतजाम आते हैं, जरा वापस आते हैं, गुज़िश्ता 2 दिनों में फुल कोर्ट जो है उसके भी गैर मामूली इजलास हुए हैं, उस हवाले से भी ज़रा बताइएगा। देखिए, मैं इसको गैर मामूली इसलिए नहीं समझता कि जब फुल कोर्ट कोई फैसला महफूज करती है तो फिर जजेस आपस में मुशावरत करके ये तय करते हैं कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट क्या होगा। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ये होता है कि अक्सरियत का फैसला क्या है, अक्सरियत की राय क्या है। तो ये खुली अदालत में बैठ के जजेस इसके ऊपर ये नहीं पूछते कि अच्छा सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की ये जो पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील है, कितने जजेस की ये राय है कि इस अपील को मुस्तरद करें, कितने जजेस की ये राय है कि इस अपील को हम मंजूर करें। तो उसके ऊपर ओपन कोर्ट में बैठ के टिक मार्क नहीं होता। दूसरा सवाल इस केस में ये है कि क्या ये नशिस्तें दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को बांटने का फैसला दुरुस्त था? इसके ऊपर भी ओपन कोर्ट में जजेस से नहीं पूछा जाता। इसके लिए बाकायदा मीटिंग रूम में मुशावरत होती है और फिर उसके बाद ऑर्डर ऑफ द कोर्ट डिसाइड किया जाता है। तो हम इसके प्रोसीजर का हिस्सा कह सकते हैं। ठीक है। चले, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया और हम आपसे गाए अपडेट्स लेते भी रहेंगे चूंकि आप सुप्रीम कोर्ट में हैं। बहुत शुक्रिया तफसीलन हमें आगाह करने के लिए। मुल्क के मुख्तलिफ सियासी मामलात के ऊपर, इसमें से कुछ मामलात ऐसे हैं जो जाहिर बात है अभी अदालतों ने ही उसके ऊपर फैसला करना है, और वो फैसला क्या होता है अब से कुछ देर बाद हम आपको आगाह करेंगे। बहरहाल दिस इज द पॉलिटिकल एनालिसिस हमने आपके सामने रखा आज के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले एक अच्छी खबर शामिल कर लेते हैं। लड़कियां हमारी छा गई हैं। एशियन पैसिफिक अफ्रीकन कंबाइंड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में सुहेल सिस्टर्स ने जनाब कमाल कर
दिखाया है। 12 मेडल्स जीतकर पाकिस्तान का नाम वाह, रोशन दर्जन कर दिया। मेडल। जी हाँ, जनूबी अफ्रीका में जारी इवेंट में तीनों बहनों ने तारीख रकम कर दी है। और इसमें आपको बताएं कि जो 84 किलोग्राम कैटेगरी है उसमें 4 सोने के तमगे जीत लिए गए हैं। ट्विंकल सोहेल ने जीते। ट्विंकल सोहेल ने जीते हैं। और दूसरी दो बहनों सिबिल और वेरोनिका ने भी 4 गोल्ड मेडल्स जीते थे। वाह। सिबिल सोहेल ने 52 और वेरोनिका सोहेल ने 57 किलो कैटेगरी में हिस्सा लिया था। और पावर लिफ्टिंग फेडरेशन के सेक्रेटरी जो राशिद मलिक हैं, उनके मुताबिक तीनों बहनों ने स्क्वाट बेंच, डेडलिफ्ट और मजमूई वजन में गोल्ड मेडल जीतकर मुल्क की परचम बुलंद की। बिल्कुल, ये तीनों बहनें 13 जुलाई को इक्विप्ड पावर लिफ्टिंग में भी हिस्सा लेंगी। इस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। कांग्रेचुलेशंस पाकिस्तान एंड टू दीज चैंपियन गर्ल्स, जिन्होंने एक दफा फिर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब शामिल करते हैं सेगमेंट एक्सप्रेसो किताब, जिसमें आज वकार अहमद मलिक साहब बात कर रहे हैं। किताब आज बल्तिस्तान तारीख के आईने में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो किताब। आज एक ऐसी किताब पर बात करनी है जो अपनी अशात को 15 साल तक तरसती रही। बेहतरीन तहकीकी मवाद, बेहतरीन किताब 1968 में लिखी गई और 1983 में जाकर शाया हुई। यानी इस किताब पर एक किताब ये लिखी जा सकती है कि 15 साल जिस तरह इसका मुसव्वदा घूमता रहा, इतनी अच्छी किताब का, और उसके बहुत देर बाद ये पब्लिश हुई। तो ये किताब क्या है? ये किताब जो है बेसिकली इसका नाम है बल्तिस्तान इन हिस्ट्री। और बल्तिस्तान इन हिस्ट्री जो है ये बिनात गुल अफरीदी साहब ने लिखी है, मुसन्निफ हैं, और उर्दू में इसका तर्जुमा किया है डॉक्टर उज़्मत सलीम ने। इस किताब के हवाले से आपको बताता जाऊँ कि ये इस पे जो तहकीक है वो बहुत कमाल है। बिनात गुल अफरीदी साहब जो हैं ये 1964 से 1968 तक पॉलिटिकल एजेंट की तैनाती थी इनकी बल्तिस्तान में। वहाँ पे एक्चुअली इन्होंने ये किताब लिखने का जो मकसद था वो ये था कि बल्तिस्तान की जो हिस्ट्री है उस वक्त तक की जितनी भी किताबें थी वो अंग्रेज़ सयाहों की लिखी हुई थी। और अंग्रेज़ सयाहों की जितनी भी किताबें, ये जो सर्वे करते थे, इन लोगों की किताबें इस हिस्ट्री को, बल्तिस्तान की हिस्ट्री को 1835 से ऑनवर्ड बयान करती थी, उससे पीछे खामोश थी। और इन्होंने ये समझा कि ये किताब जो है ये लिखना ज़रूरी है। और 1968 में इनका मुसव्वदा जो था, इस किताब का मुसव्वदा, वो मुकम्मल हो चुका था। उसके बाद इन्होंने उसको पब्लिश करने के लिए जब तखमीना लगाया तो इनके बजट से बाहर था, और वो शायद 3-4 हज़ार था, और उस वक्त ये बहुत बड़ी अमाउंट थी। तो जिसकी वजह से इन्होंने एक ऑफिसर से रिक्वेस्ट की, जिन्होंने कहा कि मैं ये बुक जो है ये मार्शल नूर खान तक पहुंचा दूंगा, वो पब्लिश करवा लेंगे। वहाँ तक रही किताब, फिर भी पब्लिश नहीं हुई। फिर जो फिल्म और नशो अशात का डायरेक्टर कराची हैं, उन्होंने अपने सारे ज़िम्मे लिया, लेकिन उसके बावजूद ये पब्लिश ना हुई। फिर पेशावर यूनिवर्सिटी का इसमें जिक्र आता है, पेशावर यूनिवर्सिटी में काफ़ी अर्सा ये इसका मुसव्वदा पड़ा रहा, वहाँ पे भी पब्लिश नहीं हुई। फिर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का जिक्र आता है। कहने का मतलब ये है कि ये इसके मुसव्वदा जो है मुख्तलिफ जगहों पे घूमता रहा, लेकिन ये बुक पब्लिश ना हो सकी, क्योंकि ये बहुत ही कमाल किताब थी। ये किताब, इसकी अहमियत क्यों है और मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये बहुत ही एक अहम किताब है, ये इस हवाले से कि जब हम देखते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान पे जो रिसर्च है या तहकीकी मवाद है, वो उस तरह की जो किताबें हैं वो या तो अंग्रेज़ सयाहों की लिखी हुई हैं, फिर या उन्हीं से अखज़ की हुई आगे किताबें हैं। अच्छा, इस तरह फोक टेल्स ऑफ हुंजा बहुत अच्छी किताब है, इसी तरह हिस्ट्री ऑफ हुंजा एक बहुत अच्छी किताब है, इसी तरह इंसाइक्लोपीडिया शुमाली इलाका जात लोक विरसा की लिखी हुई बहुत ही कमाल किताब है, जिसमें कि तमाम ये लोरियाँ, माओं की लोरियों से लेकर और फोक टेल से लेकर बहुत ही डिटेल उसमें रिसर्च है। लेकिन जो बल्तिस्तान की ये वाली किताब है, इसमें बहुत ही प्योरिटी के साथ 1968 में जितना भी वो तहकीक की उन्होंने, वो इसमें समोया। इसमें शायरी भी है, इसमें उन रक्स का भी जिक्र है, इसमें मौसीकी का भी जिक्र है, इसमें फोक टेल्स का भी जिक्र है, और इसके अलावा जितने भी हुक्मरान ख़ानदान हैं और वो जो हालात वाक़यात हैं या जो जंगें हुई उनका जिक्र है। देखिए कैसी ऐसी खूबसूरत इससे आपको मालूमात मिलती हैं। मसलन मुझे बिल्कुल ये मालूम नहीं था कि चोगालिज़ा जो है इसका एक्चुअली मतलब क्या है। इसका मतलब है चोगालिज़ा, जो कि मशहूर पहाड़, इसका मतलब है दुल्हन चोटी। बिल्कुल इसी तरह गशबरूम का मुझे नहीं मालूम था, गो कि हम बहुत इस्तेमाल करते हैं कि गशबरूम 1, गशबरूम 2, G1, G2, G3 8000 में आते हैं, बहुत बड़े पहाड़ हैं, लेकिन इनका मतलब क्या है, हिडन माउंटेन या खुफिया पहाड़। इस तरह बलतोरो कंगरी है, बलतोरो कंगरी जो है उसका मतलब है सुनहरी तख्त। तो इन्होंने सारे वो जो चोटियाँ हैं उनके नाम लिख के और उसके बाद इसके जो मतलब हैं वो बताए हैं। शायरी तो कमाल ही है, यानी वो प्योरिटी है। एक्चुअली ये तहकीक जो है इसी हवाले से अहम हो जाती है कि ऐसा कोई भी इलाका जो कि कटा हुआ हो, वहाँ पे जो इंसान परवरिश पाता है तो
उसका जो अदब है वो एक बेहतरीन नफ्सियाती मुताला हो सकता है, वो एक बेहतरीन माशरती मुताला हो सकता है। जिस तरह नफ्सियात में जो इब्तदाई नफ्सियात है उसमें जब इंसान को समझने की कोशिश की गई तो बच्चे को समझने की कोशिश की गई, बच्चा किस तरह सोचता है बिल्कुल प्योर थॉट्स के साथ। बिल्कुल इसी तरह जब आपने इंसान को का मुताला करना है तो अगर किसी जजीरे पे, किसी ऐसी जगह पे कोई ऐसे इंसान जिन पे बैरूनी इन्फ्लुएंसेस ना रहे हों, बैरूनी मुहावरा उन पर असरअंदाज ना हुआ हो, बैरूनी कहावतें असरअंदाज ना हुई हों, बैरूनी ख्याल असरअंदाज ना हुआ हो, तो वो इंसान कैसे सोचता है, तो वो मोहब्बत के बारे में कैसे सोचता है, अपने सराउंडिंग के हवाले से क्या तजस्सुस उसके अंदर पाया जाता है, तो वो आपको प्योर थॉट्स मिलती है, जिसकी वजह से गिलगित बल्तिस्तान का जो मुताला है वो बहुत अहम हो जाता है। और इसी वाले से इसमें कुछ 30 के करीब जो है वो फोक टेल्स उनका जिक्र है, फिर जो शादी की रस्में थी उनका जिक्र है, पोलो ग्राउंड, तामीरात का बहुत ही कमाल जिक्र है इसमें। यानी जितनी भी तामीरात ख़त्म हो गई, यानी डोगरा जब आए तो उसके बाद बहुत सारी ऐसी तामीरात इस किताब में जिनका जिक्र मिलता है वो इस वक्त कहीं सकद्दू में नहीं मिलती। अच्छा, इसी तरह जो बंद बांधा गया सतपारा पे, जो कि अब तो सतपारा डैम है, लेकिन बंद बांधा गया और उसके बाद 12 महीने तक आगे पानी मुयस्सर रहे जो कि देवसाई से आते थे और वो फिर झील बन गई। इसी तरह कचूरा का जो जिक्र है वो बड़ा इनोसेंस का, मतलब वो एक छोटा सा रेस्ट हाउस है वहाँ पे, और एक और अपर कचूरा भी है, वहाँ पे भी एक लेक है, लेकिन ज़रा मुश्किल है वहाँ जाना। और इसके अलावा जो है कि वो जो बहुत ही प्योर है वो झील, और अंग्रेज़ सयाह कहते हैं कि बहुत ही खूबसूरत है वगैरह वगैरह। तो इस तरह की जो जिक्र है वो आपको बड़ा फैसिनेट करते हैं। आप जब तख़य्युल मिलाते हैं कि जो स्कर्दू आज से 50-60 साल पहले, 100 साल पहले, 150 साल पहले और 200 साल पहले क्या था, लोग कैसे सोचते थे और कितनी खूबसूरत सरजमीन थी। तो बल्तिस्तान की ये जो किताब है तारीख़ के आईने में, बल्तिस्तान तारीख़ के आईने में, ये ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि इसमें आपको मालूम होगा कि बल्तिस्तान जो है बुनियादी तौर पर इसका नाम तिब्बत था, और फिर जब इनकी जो सल्तनत है, इसकी हदूद जब लद्दाख और इस हवाले से चली गई तो ये सारा तिब्बत कहलाया। लेकिन फिर शनाख्त के हवाले से एक को बड़ा तिब्बत कहलाया जाने लगा, यानी जो लद्दाख का इलाका है, और उसके बाद ये जो इलाका है इसको छोटा तिब्बत कहलाया जाने लगा। लेकिन इसके अलावा भी इसके नाम हैं, यानी इसको सुर्ख देश भी कहा जाता है, बल्ती देश भी कहा जाता है, बल्ती ज़ुबान में इस तरह के इसके नाम भी हैं। बहुत ही कमाल है। अगर मैं आपको पुरानी शायरी के हवाले जो इसमें दिए गए हैं वो बताना चाहूँ तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं आपको एक दो मिसालें दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे बल्ती में एक शेर है जिसका तर्जुमा है कि दर्रों को घास ढांप लेती है जिसका आगाज़ निचली सतह से होता है, जबकि वो फूल और घास वगैरह चोटी के आगाज़ से ही सूखे हो जाते हैं। क्या मैं तुम्हें बताऊँ या बत्तू तुम्हारी ज़िंदगी के बारे में, बहार के मौसम, जवानी से भरपूर ज़िंदगी 3-15 दिन की मुद्दत तक फैली हुई है। अब ये समझिएगा, 3-15 दिन तक की मुद्दत तक फैली हुई है। 3-15 दिन, 15 × 3 45 दिन, ये 45 दिन तक फैली हुई है, यानी बाहर का जो मौसम है वो 45 दिन तक। अब वो जो प्योरिटी है, जो इनोसेंस है कि जो काउंटिंग है वो किस तरह हो रही है कि 3-15 दिन की मुद्दत तक के लिए फैली हुई है। इस तरह की बहुत सारी इसमें जो है रेफरेंस मिलते हैं खूबसूरत शायरी के। ये किताब ज़रूर पढ़िएगा, बल्तिस्तान तारीख़ के आईने में। बनात गुल आफरीदी हैं जिन्होंने मुसन्निफ़ हैं, और डॉक्टर उज़्मा सलीम जिनके हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इसका तर्जुमा किया है और ये किताब उर्दू में हम तक पहुँचाई है। देखते रहिए एक्सप्रेसो किताब। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब जरा कुछ बात, इमरान, आज प्रोग्राम में हमने काफी दिनों से, हमारे शेफ तो नहीं आए, लेकिन लजीज खानों का जिक्र हम जरूर कर लेते हैं। खाने हम खा रहे हैं बस। जब अगर बात की जाए जायके की तो जनाब पाकिस्तानी जो खाबे हैं दुनिया में इनका कोई जोड़ नहीं है, और यही वजह है कि मलेशिया में होने वाले खानों के आलमी मुकाबले बैटल ऑफ शेफ्स 2024 में पाकिस्तानी जायके छाए रहे, और सी फूड और चिकन रेसिपीज के मुकाबलों में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट की तालिबात आयशा अली और सहरिश अयूब ने दुनिया के दीगर ममालिक को हराकर गोल्ड मेडल, जबकि इरम शेख और फातिमा ने ब्रॉन्ज मेडल्स जीत लिए। बिल्कुल, और इन खूबसूरत जायकों से आलमी मुकाबलों को महकाने वाली ये शेफ्स आयशा और सहरिश इस वक्त कराची स्टूडियो से लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। हम जरा उनसे मुलाकात भी करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने कैसे किया। थैंक यू वेरी मच गर्ल्स, आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? ठीक है, थैंक्स अ लॉट। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल वेल। बहुत खुशी हुई हमें ये जान के कि आपने, क्योंकि डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन्स के अंदर तो लोग पार्टिसिपेट भी करते हैं, जीतते भी रहते हैं, लेकिन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स के अंदर जाके उसके प्रोटोकॉल्स के मुताबिक जीतना इट्स एन अचीवमेंट। सो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद यू आयशा, हाउ वाज द एक्सपीरियंस टू पार्टिसिपेट एक इंटरनेशनल इवेंट के अंदर? कितना चैलेंजिंग था, कितना प्रेशर थी आप इसमें जाने से पहले? ऑब्वियसली चैलेंजिंग तो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जो है वो इस तरह से हम जा रहे थे इंटरनेशनली, और जो है
हमारे इदारे ने हमें प्रथम ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा बैकअप किया, और फिर जो है प्रेशर भी था हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा, लेकिन हमने उस चीज़ को मेंटेन किया। और बस जो हमारे टीचर्स ने हमारे साथ जो लगे रहे, दिन रात की मेहनत उनकी, तो बस फिर हमने जो है वो बस करके दिखा दिया। अच्छा सैरिश, आप बताइएगा कैसा था इवेंट और किस तरह कंपटीशंस इसमें होते थे, क्या राउंड्स थे, इस हवाले से ज़रा बताइएगा। सबसे पहले तो पूरे पाकिस्तान को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। ये कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, न्यू जगह जाके, मतलब एक कंट्री में जाके इस तरीके से एक्सपीरियंस लेना, इट वाज ग्रेट एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह। और ये है कि वहाँ पर बहुत सारे कंट्री के और भी लोग आए हुए थे, एक न्यू चीज़ थी। और ये मुझे लगता है ये हमारी अचीवमेंट नहीं है, ये हमारे पाकिस्तान की अचीवमेंट है, हमारी फैमिली की अचीवमेंट है, जिनका हम पे इतना यकीन था और वो हम पे मतलब भरोसा करते थे। तो और सैरिश एंड आयशा, ये जो बाहर वाले लोग हैं, इनके तो तो टेस्ट बड्स भी मुख्तलिफ हैं, इनकी तो रेसिपीज भी मुख्तलिफ हैं, हमारी कोई चीज़ टेस्ट वाइज इनसे मिलती भी नहीं है। और आप तो चूंकि कराची के हो, तो कराची में वैसे ही ज़रा थोड़ा आई बिलीव तीखा खाना ज़्यादा होता है, तो आप लोगों ने ऐसा क्या किया कि आप उनके प्रोटोकॉल्स को पूरा करते हुए मुकाबला भी जीते? क्या बनाया था आपने, थोड़ा सा डिटेल्स बताइए ना। मैं सी फूड में थी, तो मैंने जो है वो रिजोटो राइस बनाए थे बिस्क के साथ, प्रॉन के बिस्क के साथ, और स्टीम जो है वो स्नैपर थी मेरी। हमें जो सिखाया गया है कॉन्टिनेंटल फूड, तो हमें वो बाहर के ही टेस्ट बड्स के लिहाज से जो है वो सिखाया जाता है। पाकिस्तान का टच हम उसके अंदर जो है बहुत कम देते हैं। तो जो है वो उन लोगों को इतना ज़्यादा उन्होंने अप्रिशिएट किया इस चीज़ को कि बिल्कुल परफेक्ट टेस्टिंग, और टेस्ट पे ही सारे मार्किंग वो कर रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो सीखा था वो किया और बहुत अच्छा हो गया माशाल्लाह। अच्छा, वाह। अच्छा सैरिश, ये जो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट है, यहाँ पर किस तरीके से ये जो कोर्सेज हैं कराए जाते हैं और किस तरीके से सिखाया जाता है, ज़रा इंस्टीट्यूट के हवाले से भी बताइएगा। जी, यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से हमारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं जो हमें प्रोफेशनल तरीके से सिखा रहे हैं। जैसे अभी आयशा ने बात की कि यहाँ पर कॉन्टिनेंटल के जितने भी हमारे शेफ़ हैं वो बहुत अच्छे हैं, और हम लोगों को उसी टेस्ट के हिसाब से ही उन्होंने हमें कंपटीशन के लिए तैयारी करवाई। और ये है कि फिर हम माशाल्लाह हमने कराची में भी कंपटीशन में भी हम पार्टिसिपेट किया था, फिर हम लाहौर भी गए थे और मलेशिया भी गए थे। और ये कि इस तरीके से हमें तैयारी भी करवाते हैं और हमारी क्लासेस भी होती हैं बहुत अच्छे तरीके से, चाहे वो थ्योरी हो प्रैक्टिकल हो, अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें हमारे पीठ हम बहुत अच्छी चीज़ें करवाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन होता है ना कि आप जब डोमेस्टिकली अपने मुल्क में या अपने इंस्टीट्यूट में compete कर रहे हों, तो रेसिपी, चॉइस ऑफ रेसिपी भी फ़र्क होती है और लेवल ऑफ प्रेशर भी डिफरेंट होता है। इंटरनेशनल कंपटीशन में बहुत डिफरेंट किस्म का प्रेशर होता है। कौन से पॉइंट्स थे जिनके ऊपर आपकी रेसिपी को जज किया जा रहा था इंटरनेशनली? ये पॉइंट है जी प्लीज़। जी, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन होता है, क्योंकि सबसे पहले तो हमें रूल बुक प्रोवाइड की जाती है, वो हमें पीथम वाले और हमारे सर ही प्रोवाइड करते हैं। देन ये है कि फिर हम उसको गो थ्रू करते हैं पूरी तरीके से, उसके बाद हम जो भी उसमें रूल बुक में लिखा हुआ होता है उसके अकॉर्डिंगली ही हम उस कंपटीशन में सारे चीज़ों को हम लेके। लेकिन जो हमारे कॉम्पिटिशन पिथम ने भी लास्ट ईयर जो है वो कराची कटलरी कंपटीशन चैम्पियनशिप की थी, और इसके अलावा भी हमने जो है बाकी के जो डोमेस्टिक कॉम्पिटिशंस वो किए, तो उसमें हमें ये प्रेशर देना सिखाया जाता है कि किस तरीके से इंटरनेशनली और नेशनली जो है वो जजेस का क्या वो होता है, किस तरीके से वो हमें जज करते हैं और हमें प्रेशर किस तरीके से लेना है। तो हमारे लिए कोई इतना बड़ा मुश्किल टास्क नहीं था ये, क्योंकि हम जो है इस चीज़ के आदी हो चुके हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट में हमें इस तरीके से वो मैनेज किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा आयशा कि अपनी कोई भी जो रेसिपी है जो आपको वहाँ पर बनाने के लिए कहा जाता है, उसके लिए क्या स्पेसिफिक टाइम होता है, कितना टाइम दिया जाता है इवेंट में? ये कितना चैलेंजिंग होता है कि इस रेसिपी को एक मखसूस वक्त में जो है आपने बनाना है? 45 मिनट्स का टाइम होता है एक प्लेट को बनाने के लिए। उसी 45 मिनट्स में जो है वो हमें अपनी पूरी प्लेट को जो है वो कंप्लीट करना होता है। 5 एलिमेंट्स होते हैं हमारी प्लेट में, तो हमें उन 5 एलिमेंट्स को जो है वो बना के और उस प्लेट में जो है उसकी प्लेटिंग करके प्रेजेंट करना होता है।
और 45 मिनट्स में। तो अब हमें इतनी माशाल्लाह से प्रैक्टिस इस चीज़ की हो गई है और हम इसको इस प्रेशर को इतने अच्छी तरीके से हैंडल कर लेते हैं कि अब वो 45 मिनट्स में जो है हमारी प्लेट आराम से तैयार हो वाओ वाओ, दैट्स रियली ग्रेट। तो आपके तो घर के जो मेहमान होंगे दे मस्ट बी वेरी हैप्पी, उनको पता ही होगा बड़ा कि इतनी quick देर में बना तो खाना बन ही जाएगा, जो भी हो। जबरदस्त हो गया। अच्छा, दूसरी तरफ ये भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी ही है। दूसरी तरफ ये भी है कि हमारे यहाँ खवातीन को किचन तक महदूद कर दिया जाता है ना। उनको लगता है, हम मर्दों को ये लगता है बाज़ औक़ात ये कि खवातीन जो इनका काम बस किचन तक महदूद है, सफाई सुथराई कर दें, लेकिन आप लोगों को देख के लगता है कि सब फुल फ्लेज करियर एज वेल दुनिया भर के अंदर बतौर शेफ हॉस्पिटैलिटी के अंदर, जैसा कि आपका इंस्टीट्यूट आपको पढ़ाता है, तो एज अ करियर क्या लोग ऑप्ट कर सकते हैं खवातीन इसको? आप चूंकि दोनों प्रोफेशनल हैं, इंटरनेशनल इवेंट में भी गई हैं, आप जरा इस हवाले से हमें थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल करना चाहिए, मेरे ख्याल में तो बिल्कुल करना चाहिए और ये बहुत अच्छी वो है कि ख़वातीन जो है उसमें आए, घर के उससे निकलें और थोड़ा सा जो है अपने आप को उनको आगे लेके आना चाहिए, क्योंकि ख़वातीन मेरे ख्याल में हर मैदान में सबसे आगे आके जो है वो फ्रंट लाइन पे खेल सकती हैं। और इसमें मुझे लगता है सबसे ज़्यादा आपकी फैमिली सपोर्ट, आपके हस्बैंड सपोर्ट और मतलब आपकी टीचर सपोर्ट बहुत करना ज़रूरी होता है, क्योंकि आपकी फैमिली की तरफ से जब तक आपको सपोर्ट नहीं हो, माशाल्लाह जैसे मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया, तो मुझे लगता है जब तक ये सपोर्ट नहीं मिलता ना, सपोर्ट भी ना करते बिल्कुल तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना तो बनता है उनका। और वो तमाम यंग गर्ल्स जो कि आपकी तरह, आप तो चूंकि कराची में हो, कराची एक बड़ा शहर है हमारा, दीगर कुछ बड़े शहर है, लेकिन कुछ रिमोट एरियाज या छोटे शहरों के लोग हैं जो टैलेंटेड हैं लेकिन आगे नहीं आ पा रहे या नहीं आ पाते, उनको आप कोई मशवरा देना चाहो, दोनों में से आप कोई भी, कि वो कैसे अपने आप को प्रूव करें टू बी ए शेफ? क्योंकि आई बिलीव कि हमारे यहाँ खवातीन के हाथ में बड़ा जायका है, अच्छा खाना बनाती हैं। बिल्कुल जी, ये बात आपने बिल्कुल सही की है कि जो हमारे जैसे जो छोटे इलाके हैं वहाँ के लोगों के लिए उनके पास इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, इंस्टीट्यूट नहीं है, लेकिन अब जो है सोशल मीडिया का दौर है, तो मेरे ख्याल में कि सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो हर कोई इस चीज़ को जो है अवेयरनेस ले सकता है। यूट्यूब पे भरा पड़ा हुआ है रेसिपीज़ बनाने के तरीके, तो इस तरीके से जो है वो जो लोग आना चाहते हैं इस फील्ड की तरफ, तो वो सोशल मीडिया को यूज़ करके जो है मेरे ख्याल में बहुत आगे। वैसे तो आपका प्रोफेशन है, लेकिन बिल्कुल फाइनली इस बात का सहरिश आप जवाब दे दें, क्लोज कर दें कि बतौर शेफ वैसे तो आपका काम है, लेकिन क्या है जो बिल्कुल बनाना पसंद नहीं है? जब कोई कहे कि ये बना दो तो दिल नहीं करता बनाने का, ऐसा क्या है? ऐसी कोई चीज़ है नहीं कि कोई कह दे, और क्योंकि हमारा काम ही यही है कि हम अच्छे से अच्छी चीज़ बनाएं, तो बस जब किसी ने कोई फरमाइश कर दी तो बेशक वो चीज़ होती है। यानी कुछ भी चैलेंजिंग नहीं कोई है ना भाई, कोई नेकी तो आपके हस्बैंड ने की होगी सहरिश कि आप मिली उनको। सही है जी। थोड़ा सा मैं मीठे में मैं थोड़ा सा वो होती हूँ कि नहीं, वो मीठा जो है वो ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच वंस अगेन आयशा अली और सहरिश अयूब हमारे साथ मौजूद थी जनाब। अपने हाथों के जायके से इन्होंने आलमी मुकाबले जीत लिए और गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए लेकर आई हैं। हम बड़ा फख्र महसूस करें, क्योंकि हमारी खवातीन को, जैसे इमरान ने बात की कि वो किचन से बाहर निकलने ही नहीं दिया जाता, लेकिन अगर उसको एज ए प्रोफेशन आप इख्तियार कर ले, आप प्रोफेशनल शेफ बन जाए, तो क्या से क्या कमाल जबरदस्त हो सकता है जी। आपको अगले हिस्से में प्रोग्राम के ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो और आपको एक बार फिर खुश आमदीद। जी हाँ, अब आपकी जैसे कि हमने सिलसिला शुरू किया हुआ है कि आप बच्चों को एक्टिविटीज के लिए छुट्टियों में कहाँ लेकर जाएं, बच्चों को बिजी करके छोड़ना है। हाँ, हमने करके छोड़ना है। समर कैंप्स कहाँ लगे, इस हवाले से हम आपको गाहे बगाहे बताते रहते हैं। आज भी यूफेरा फेस्ट ऐसे ही एक समर कैंप में मौजूद है जो कि पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज लाहौर में लगाया गया है। देखते हैं यहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है। बच्चों को सिखाने का अमल थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर बेहतर तरीका हो तो बच्चे बहुत कुछ सीख भी जाते हैं। जैसे कि अगर मैं खेलों की बात करूं तो खेलों में बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में सोचते हैं, समझते हैं और मुश्किलात का हल भी तलाश करते हैं। और समर कैंप
इसी फॉर्मूले का नाम है। तो आज मैं मौजूद हूँ पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चूंग लाहौर में, जहाँ पर बच्चों के लिए एक बड़ा डिफरेंट समर कैंप डिज़ाइन किया गया है, जहाँ पर पुलिस के वेल ट्रेन्ड ऑफिसर्स बच्चों को मुख्तलिफ एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटीज़ सिखाते हैं। तो आइए चलते हैं, विजिट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से पंजाब पुलिस छोटे बच्चों के साथ घुल मिलकर उनको मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करवा रही है। तो बस यहाँ पर अभी हॉर्स राइडिंग की क्लास हो रही थी। अभी आपने देखा मैं भी घोड़े पे बैठी थी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और ये छोटी सी प्यारी सी बच्ची है जो इस वक्त हॉर्स राइडिंग कर रही है। इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? वर्दा ज़ैद। वर्दा। वर्दा, मुझे ये बताओ कि डर नहीं लगता आपको? मुझे तो बहुत डर लग रहा था इसके ऊपर। नहीं लगता। बिल्कुल भी नहीं लगता। एंजॉय करते हो? जी। सबसे ज्यादा समर कैंप में कौन सी एक्टिविटी है जो वर्दा एंजॉय करती है? स्विमिंग। स्विमिंग। उसके बाद सेकंड नंबर पे हॉर्स राइडिंग। चलो आप अपनी हॉर्स राइडिंग एंजॉय करो। यहाँ पर हमारे साथ ट्रेनर मौजूद हैं जो इन छोटे बच्चों को यहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं हॉर्स राइडिंग की। इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सना। सना, मुझे ये बताएं कि छोटे छोटे यहाँ पर बच्चे हैं और आप लोग उनको हॉर्स राइडिंग सिखा रहे हैं, तो कितना मुश्किल होता है, क्योंकि डर काफ़ी लगता है बच्चों को। तो इस बच्चों के डर को कैसे ख़त्म करते हैं? बच्चे छोटे हैं, डरते भी हैं, लेकिन हमने हमारे वेल ट्रेंड स्टाफ साथ मौजूद होता है तो वो इनको सिखाता है। अब बच्चों का डर ख़त्म हो गया आहिस्ता आहिस्ता। ये आते रहते हैं, इनकी मतलब मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें हॉर्स राइडिंग होती है वीक में 2-3 दफ़ा। तो अब इन्हें 2-3 दफ़ा की है, लेकिन अब इनका डर ख़त्म हो गया है। तो व्यूअर्स, ये थी हॉर्स राइडिंग की क्लास जहाँ पे एक्टिविटी हुई है, बच्चों को सिखाया जा रहा है। अभी हम आगे चलेंगे और मजीद एक्सप्लोर करेंगे। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अमीर हमजा। अमीर हमजा, मुझे ये बताओ कितने अर्से से स्विमिंग कर रहे हो? 1 मंथ हो गया। 1 मंथ हो गए। तो 1 मंथ पहले जब आप आए थे तो डर लगता था? तो मुझे ये बताओ कि इस 1 मंथ में स्विमिंग क्लास में आपने क्या क्या सीखा? मैंने स्विमिंग सीखी है, जंप सीखी है और मैंने तैरना सीखा है। चलो ठीक है, आप एंजॉय करो। तो व्यूअर्स, ये थी यहाँ पर स्विमिंग क्लास, जिसमें आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा तादाद में बच्चे हैं जो यहाँ पर स्विमिंग सीखने के लिए आए हैं। अभी हम आगे चलते हैं। यहाँ पर और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो बच्चों को सिखाई जाती हैं। तो फिर इस वक्त हम मार्शल आर्ट की क्लास में मौजूद हैं और हमारे साथ ट्रेनर मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं कि यहाँ पर बच्चों को क्या कुछ सिखाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वकील अहमद जमील है और मैं यहाँ पे सब इंस्पेक्टर हूँ और इंटरनेशनल कोच हूँ। अच्छा सर, आप ब्लैक बेल्ट हैं? जी मैं ब्लैक बेल्ट 3rd डाउन हूँ और डिफरेंट मार्शल आर्ट के अंदर मेरी ब्लैक बेल्ट है। ज़बरदस्त। तो सर मुझे ये बताएं कि इस समर कैंप को आपने किस तरीके से डिज़ाइन किया है कि तमाम तो जो बच्चे हैं उनको सीखने में किसी किस्म की कोई मुश्किल ना आए? हमारी ट्रेनिंग जो है मार्शल आर्ट की, इसमें हम ज़्यादातर इनको सेल्फ डिफेंस दिखा रहे हैं, क्योंकि आजकल जो हमारे माहौल में जो चल रहा है कि बच्चों का और हरासमेंट भी है, उसके बाद उनकी किडनैपिंग भी है, उस हवाले से इनको एजुकेट कर रहे हैं, इनको बता रहे हैं कि किस तरह आपने अपने आप को स्केप करना है। साथ इनको मार्शल आर्ट के हवाले से कुछ टेक्निक ऐसी हम करवा रहे हैं जिसमें बेसिक पंच है, बेसिक किक्स है, कि आप उसको कहाँ पे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, वो चीज़ हम करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो बच्चों का डर है उसको कैसे ख़त्म करते हैं आप? डर इसी तरह होता है जब हम इनको ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं, इनको आपस में पेयर अप करते हैं, पेयर अप करके इनको हम ट्रेनिंग कराते हैं कि यहाँ पे आपने इसको कंट्रोल करना। मतलब एक चीज़ है, मैं पूरी पावरफुल लेके आता हूँ, लेकिन फेस के पास जाके अगर मैं उसको रोक के वापस ले आता हूँ, ये मेरा कंट्रोल है, उसमें चोट नहीं लगती उसको। थैंक यू सो मच सर। यहाँ पे मैं आपके जो बच्चे मौजूद हैं इनमें से भी किसी से बात करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम, आप इधर आ जाओ। क्या नाम है आपका? अस्मारा। अस्मारा, मुझे ये बताओ कि अभी मैं देख रही थी आप सबसे एक्टिवली जो है ना वो मार्शल आर्ट की क्लास जो है उसको इंजॉय भी कर रही थी, पार्टिसिपेट भी कर रही थी, तो मज़ा आता है आपको? यस। सबसे अच्छी एक्टिविटी आपको कौन सी लगती है? द किक्स, इसमें जो किक्स हैं, ठीक है, दे आर वेरी नाइस, आई लाइक देम। अच्छा, और इसके अलावा जो पूरा समर कैंप है उसमें सबसे अच्छी एक्टिविटी क्या लगती है? मार्शल आर्ट्स। आपने बड़े होके क्या बनना है? आई वांट टू बी अ जिमनास्ट। ज़बरदस्त, चलें, विश यू गुड लक। तो इस वक्त
हमारे साथ शूटिंग क्लास के इंस्ट्रक्टर मौजूद हैं गुलाम रसूल साहब, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये बताइए कि इस क्लास को आपने डिज़ाइन किस तरह से किया है, गन को ग्रिप करना, एम करना, क्या क्या चीज़ें हैं और कौन कौन से डिफरेंट सिनेरियोज हैं जो यहाँ पर बच्चों को सिखाए जाते हैं? जी, बच्चों को कराने का मकसद ये है कि उनको सेल्फ डिफेंस उनमें कॉन्फिडेंस जो है ना वो गेन हो, ताकि अल्लाह ना करे कभी ज़रूरत पड़े उनको अपने सेल्फ डिफेंस के लिए वेपन चलाने की, वेपन हैंडल करने की, तो वो कर सके। अच्छा सर, ये जो गन है जिससे बच्चों को सिखाया जाता है, ये कौन सी गन है? ये ग्लॉक पिस्टल है, इसमें लेजर किट लगी हुई है और सिस्टम में भी लेजर किट लगी हुई है। जैसे आप ऊपर देख सकते हैं, ऊपर प्रोजेक्टर लगे हुए हैं और ऊपर कैमराज लगे हुए हैं। इस लेजर किट की मदद से इस सिस्टम में फायर होता है। इसमें 240 के करीब सिनेरियो हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं कि वीडियो सिनेरियो है, इसमें 2 टेररिस्ट खड़े हुए हैं और एक फीमेल को उन्होंने यरगमाल बनाया हुआ है। चलें जी, मैं भी ट्राई करती हूँ, लगे हाथ देखते हैं कि मेरा एम जो है वो बेसिकली कैसा है। पेंटिंग क्लास में मौजूद हूँ और यहाँ पर जैन जो है वो डॉल्फिन पुलिस के ऑफिसर हैं। ये यहाँ पर बच्चों को पेंटिंग की क्लास सिखा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जैन। वालेकुम अस्सलाम मैम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। अच्छा जैन, मुझे ये बताएं कि ये क्या चीज़ें आप ड्रॉ कर रहे हैं और इनको ड्रॉ करने का बेसिक पर्पस क्या है? समर कैंप को किस तरह से डिज़ाइन किया आपने, इस क्लास को स्पेशली? ये टाइम होता है कि बच्चे मतलब समर वेकेशन में घर बैठ के अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। ये एक ऐसा टाइम पीरियड है कि इसमें बच्चे अगर ये सीख जाएं और स्किल ले जाएं तो इन फ्यूचर इनके बहुत काम आएगा। तो किस तरह से बच्चों को ग्रिप सिखाते हैं ब्रश की? बेसिकली जो बेसिक्स चीज़ें होती हैं ना वो बता रहे हैं। क्या क्या बेसिक इसमें है? लाइक जो आपकी ड्राइंग्स हैं, बेसिक आपकी शेप्स होती हैं, फ्रूट्स की हो गई और स्टिल लाइफ पेंटिंग हो गई, कैलीग्राफी पेंटिंग्स की बेसिक। फिर आहिस्ता करते करते इनको हम कलर्स की तरफ शिफ्ट करते हैं। हाँ, ये क्या ड्रॉ कर रहे हो आप? मैंगो। और ये ऊपर क्या बनाया आपने? ट्री बनाया है। शाबाश। अच्छा, ये कौन सा कलर है? ग्रीन। और ये कौन सा कलर है? येलो। और ये कौन सा कलर है? रेड। जबरदस्त, बिल्कुल छोटा सा बच्चा। आपकी एज क्या है? ये कह रहे हैं 5 साल का, लेकिन 5 साल का है नहीं, काफी छोटा बच्चा है यहाँ पे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इस वक्त हमारे साथ डीआईजी साहब महबूब असलम लिल्ला साहब मौजूद हैं। इनसे आज हम जानेंगे इस समर कैंप के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। देखिए, जिस तरह हमारे इंस्पेक्टर जनरल आईजी उस्मान अहमद साहब का विजन है कि पुलिस और पब्लिक के दरमियान गैप ख़त्म हो, आवाम को पता चले कि जी पुलिस उनके लिए क्या क्या कर रही है। जिस तरह हमने बेशुमार खिदमत मराकज़ खोल दिए, इसी तरह ये जो समर कैंप हमने बच्चों के लिए किया, इसका पर्पज़ यही था कि जो छोटे बच्चे हैं वो आके देखें कि पुलिस क्या क्या कर रही है और हम उनको फैसिलिटेट करें। हमारे पास इस ट्रेनिंग कॉलेज में बेशुमार फैसिलिटीज़ हैं। वेस्टर्न स्टेट ऑफ द आर्ट जिम है, स्विमिंग पूल है, राइडिंग की फैसिलिटी है। तो हमारे ज़हन में ये था कि हम इन बच्चों को फैसिलिटेट करें और हमने एक महीने की फ़ीस सिर्फ 5,000 रुपये रखी, ओनली 5,000 फॉर 1 मंथ। और इस 5,000 में हम इन बच्चों को लंच का टाइम हो तो लंच भी कराते हैं और अगर रिफ्रेशमेंट का टाइम हो तो रिफ्रेशमेंट भी कराते हैं। हमने इन बच्चों को बेशुमार एक्टिविटीज़ कराई। तो मकसद यही था कि हम बहुत कम पैसों में, जो पेरेंट्स अफोर्ड नहीं करते हैं, उन बच्चों को एक महीने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट जो है हम ट्रेनिंग दें। और माशाल्लाह रिस्पांस बड़ा अच्छा रहा, बेशुमार पेरेंट्स ने बच्चे भेजे। सर, अगर मैं एज ग्रुप की बात करूं तो क्या एज ग्रुप आप लोगों ने सिलेक्ट किया इस समर कैंप के लिए? हमने कोशिश की कि छोटे बच्चे रखें ताकि जो बच्चे जिनको हम बड़ी आसानी से हैंडल कर सकें। लेकिन अगर कोई कहता है कि जी 15 साल का बच्चा है वो भी हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम उसको भी कहते हैं, अच्छा अलाउ कर देते हैं। हम कहते हैं कि जी ठीक है, मोर देन वेलकम। ऐसे बच्चों को हम फिर जो बेहतर एक्टिविटीज़ है, मसलन हॉर्स राइडिंग हो गई, स्विमिंग हो गई, उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट कराते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच। आज मैंने आपको पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज लाहौर में बच्चों के समर कैंप का विजिट करवाया जो डेली रूटीन से बिल्कुल हटकर है। यहाँ पर बच्चे एंजॉय करते हैं, इनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ करने का मौका मिलता है और साथ ही साथ ये कि यहाँ पर बच्चों के साथ जो स्टाफ है वो वेल ऑर्गेनाइज, वेल ट्रेंड है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए एक्सप्रेसो।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जनाब, आज हम बात करने लगे हैं ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जो हम करने लगे हैं। जो अमीर लोगों को मसला है ज़्यादा। नहीं, वैसे मेरा तो ख्याल है हर ये दूसरे अच्छा, बंदे अगर आप को- बहुत अमीर हो जाए तब भी मसला है और बहुत गरीब हो तब भी मसला है। नींद नहीं आती ना लोगों जी को। जनाब, नींद की खराबी पर आज हमने बात करनी है। जो आजकल की जनरेशन है ना, नींद के हवाले से काफ़ी लापरवाह हो चुकी है और परेशान भी दिखाई देती है। सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें पता है नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ना सिर्फ आपके मिजाज को खुशगवार बनाती है बल्कि आपको चुस्त और तवाना भी रखती है। आप एक्टिव रहते हैं, अपने जो डेली रूटीन के काम है अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जबकि जिन लोगों में नींद की खराबी पैदा हो जाती है वो जहनी मसाइल में मुब्तला हो जाते हैं, उनका जो मिजाज है वो चिड़चिड़ा हो जाता है और बेआरामी का शिकार वो हो जाता है। इसी मुनासबत से आज हमने बात करनी है इस टॉपिक पर। हमारे साथ डॉक्टर इमरान शरीफ साहब मौजूद हैं, उनसे बात बिल्कुल ऑल द वे लाइव फ्रॉम यूएस हमारे साथ मौजूद। अब उनसे बात करते हैं। आपका मूड इसीलिए ऑफ रहता है कि नींद नहीं पूरी होती? नहीं, अब तो देखते मुझे हैं बहुत डॉक्टर साहब अच्छी इस हवाले से नींद क्या आती है। सोल्यूशन दे। डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। कैसे आप ठीक ठाक हैं? जी गुड मॉर्निंग। यहाँ तो गुड इवनिंग है और बहुत बिल्कुल ठीक ठाक। आप लोग कैसे हैं? ओह यस, चलें। पहले तो माजरत, हमने आपको बहुत लेट तक जगा के रखा है। दूसरा थैंक यू भी कि आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें बताइए कि ये जो फिनोमेनन हम डिस्कस कर रहे हैं, इज इट समहाउ नेचुरल या वाकई ये बीमारी है, इसको सीरियस लेना चाहिए नींद का ना आना? थोड़ा सा हमें बताइए। देखिए, नींद इज स्लीप जो है ना, वो तो एक एसेंशियल नीड है जो आपकी बॉडी की जरूरत होती है। आप सारा दिन काम करते हैं, यू परफॉर्म वेल, उसके बाद अगर आप 8 घंटा सो जाते हैं, जो भी टाइमिंग है, आप चाहे मिडनाइट स्लीप पर जाएं और सुबह 8 बजे उठें या आप 1 बजे सोने जाएं और 9 बजे उठें, 7 से 8 घंटे की स्लीप जो है ना वो हम एवरेज कंसिडर करते हैं जो एक नॉर्मल आदमी को जरूरत होती है। कुछ लोग हैं जिनको कम स्लीप में भी गुजारा हो जाता है, कुछ लोग हैं जिनको ज्यादा स्लीप चाहिए होती है। तो उसकी वजह से जैसे आपने सारे सिम्टम्स कहे वो सारे एविडेंट हो जाते हैं। अगर आप के पास लैक ऑफ स्लीप है जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है, आपकी जो रवैया है लोगों से इंटरेक्शन में वो इफेक्ट होता है, आपका इंटरेक्शन फैमिली के साथ इफेक्ट होता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी पढ़ाई पे उसका इफेक्ट पड़ता है, उसके एग्जाम रिजल्ट्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। लेकिन अगर आप इनफ स्लीप ले रहे हैं तो ये सारी चीजें हम उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, खुसूसी तौर पर यही कहते हैं कि रात की नींद बड़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप रात को जिस तरह से अभी आपने कहा कि 7 से 8 घंटे की भी नींद ले लेते हैं तो वो आप फ्रेश रहते हैं पूरा दिन भी, क्या ऐसा ही है या दिन में कभी भी आप 7 से 8 घंटे का नैप ले लें तो आप फिट हैं, आप गुड टू गो हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जो ह्यूमन बॉडी है उसको इस तरह मैन्युफैक्चर किया गया है कि दिन में आप काम करें, रात में आप रेस्ट करें, तो वो आपको हाईएस्ट परफॉर्मेंस देगी। लेकिन अब यहाँ पर जैसे शिफ्ट वर्क होता है, जैसे आप कार इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, लोग जो है रात में भी काम करते हैं, मिडल ऑफ द डे भी काम करते हैं, तो दे हैव टू गेट सम रेस्ट। सो उसकी वजह से नाउ यू हैव टू गेट स्लीप ड्यूरिंग द डे। तो इट्स नॉट आइडियल। आपकी बॉडी जो है ना वो इस तरह बनी नहीं है कि आप रात में काम करें और दिन में सोएं, लेकिन ये मजबूरी है। एंड देयर आर सम पीपल जिनको कहते हैं हम नाइट आवर्स और लेट स्लीपर, तो वो परफॉर्म करते हैं बहुत अच्छा अगर वो दिन में 3, 4 या 5 बजे तक जागते हैं और दिन भर सोते हैं, तो दे परफॉर्म वेल। बट दैट्स अ रेयर एंटिटी। हर आदमी ये नहीं कर रहा होता। और ये स्टूडेंट्स के अंदर ये चीज काफी कॉमन है कि उनका जो स्लीप पैटर्न है वो काफी चेंज हुआ वो तो होता है। डॉक्टर साहब, रात को बच्चे रील्स देखते रहते हैं, वीलॉग्स देखते रहते हैं, नेटफ्लिक्स देखते रहते हैं। बच्चों को मजा ही रात को आता है, साथ स्नैकिंग करते हैं माशाल्लाह। खाने की हैबिट्स खराब, सोने की हैबिट्स खराब। मैं जरा पाकिस्तान के हवाले से कुछ जानना चाहता हूँ। पाकिस्तान में आपको मालूम है कि लोगों के मुआशी बड़े मसाइल हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, फिर सोशल इश्यूज़ हैं, सोशो इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से लोग परेशान रहते हैं, फाइनेंशियल बर्डन, फिर पॉलिटिकली पाकिस्तान में ऐसी खबरें आती रहती हैं कि लोग सो नहीं पाते बहुत सारे मसाइल की वजह से। तो ये कितना बड़ा रीज़न है और इसको कैसे ओवरकम करें, इन पर्टिकुलर पाकिस्तानी सोसाइटी के हवाले से जो हमारे स्लीप पैटर्न के ऊपर इम्पैक्ट है इसका? आपने सारे अच्छे पॉइंट रेज किए हैं और जो पाकिस्तानी सोसाइटी में जितने भी आपने पॉइंट्स मेंशन किए वो सारी स्लीप को इम्पैक्ट करते हैं। डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, न्यूज़, सोशल मीडिया, ब्लॉग, इंस्टाग्राम। और उसका तरीका सिर्फ ये है कि एक तो ये कि आपका जो स्क्रीन टाइम है, मैं बच्चों और एडल्ट से अपना एडोलेसेंट और कॉलेज किड्स के लिए मैं कहूँगा कि स्क्रीन टाइम हैज टू बी लिमिटेड। कि में आप 2 घंटे या 3 घंटे आप स्क्रीन टाइम यूज कर सकते हैं और उसके बाद सोने से पहले
आप एटलीस्ट 2 घंटे पहले आप अपना स्क्रीन टाइम ऑफ कर दें, ताकि जो वो लाइट जो है ना, जो आपके सेल फोन, कैमरा, वीडियो, लैपटॉप, जहाँ से भी लाइट आ रही होती है, लाइट स्टिमुलेट करती है आपको और वो इफेक्ट करती है आपकी स्लीप को डिले करती है, स्लीप को डिस्टर्ब करती है। तो एक तो ये हो गया। उसके बाद जहाँ तक स्ट्रेसेस का है, तो आई वुड सजेस्ट कि इन द इवनिंग टाइम ऐसी न्यूज और ऐसी एक्टिविटीज से दूर रहें जिससे कि आप स्टिमुलेट हो जाए। कि अगर कोई ब्रेकिंग न्यूज अब आपको मिलती है रात को से 11 बजे और नाउ यू आर सुपर चार्ज कि आपने अपने दोस्तों को भी टेक्स्ट करना है, आपने व्हाट्सएप भी करना है, कॉल भी करनी है और ये एक खबर सुनानी है सबको, एंड नाउ यू आर चार्ज अप। अब जब आप चार्ज हो जाएंगे तो आपकी स्लीप जो है ना ऑटोमेटिकली यू आर अवेक, और उसके बाद जब आपका सिस्टम में जो एक एंजाइम होता है, हार्मोन होता है मेलाटोनिन, वो जब कम होना शुरू होता, वो उसकी डायरेक्शन इस तरह जाती है कि वो ऊपर जाना शुरू होता है, तब आप सोना शुरू करते हैं। दिन के वक्त जब सनलाइट आपकी पड़ रही होती है तो मेलाटोनिन का लेवल वो नीचे हो जाता है। जब जैसे जैसे सूरज की रोशनी कम होती जाती है उसका लेवल ऊपर होता जाता है और विल हैव द स्लीप। तो आप लाइट और ऐसी एक्टिविटीज से दूर रहना चाहिए आपको, स्पेशली इवनिंग टाइम में। अच्छा, और डॉक्टर साहब जिस तरह से बहुत सारे लोग खुद से ही अगर नींद नहीं आ रही है तो स्लीपिंग पिल्स जो है उनका इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, ये किस हद तक खतरनाक है? देखिए, स्लीपिंग पिल उस सूरत में जरूरी है, स्लीप के जो डिसऑर्डर हैं उसमें आपके पास एक तो इंसोम्निया हो गया, उसके अलावा स्लीप एपनिया और कुछ और स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर हैं। लेकिन जो इंसोम्निया उन सारी वजूहात की वजह से होता है जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, और अगर आप उन वजूहात को ट्रीट कर दें, फिक्स कर दें, जो हमने अभी डिस्कस किया है कि स्क्रीन टाइम, स्टेइंग अवे फ्रॉम एनी एक्सेसिव एक्टिविटी और न्यूज इन द इवनिंग, तो स्लीप आपकी बेहतर हो जाएगी। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा इस तरह होता है कि इंसोम्निया उनका परसिस्ट करता है, जिसे कहते हैं साइकोजेनिक इंसोम्निया, और उनको पैदाइशी उनकी जीन में कुछ ऐसी इम्पैक्ट होती है कि इंसोम्निया उनको डेवलप हो जाता है आफ्टर सर्टेन टाइम फ्रेम। और उनके साथ आप कुछ भी कर लें, उनकी स्लीप क्वालिटी को बेहतर कर लें, ड्यूरेशन को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर लें, सारे स्टिमुलेंट्स को अवॉइड कर दें, लेकिन उनको स्टिल इंसोम्निया रहता है, उन पेशेंट्स को स्लीप एड की जरूरत होती है। लेकिन अगर आप स्लीप एड इस वजह से ले रहे हैं कि आपके इर्द गिर्द में चीजें आपको स्टिमुलेट कर रही हैं और आप उनको खत्म नहीं करना चाह रहे हैं, आप स्लीप एड ले रहे हैं, तो स्लीप एड इज नॉट ए गुड ट्रीटमेंट, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट भी हैं, एडिक्शन का भी चांस होता है, और इसके आफ्टर इफेक्ट्स भी, हैंगओवर जैसे कि आप जब सुबह में उठेंगे तो have a headache and you will not be able to perform well। और ये बहुत से लोगों के साथ होता भी है। ठीक है डॉक्टर साहब, इन दी एंड इन लास्ट 1 मिनट लास्ट क्वेश्चन, जो हमारे लाइफ लिविंग पैटर्न्स हैं ये कितने इम्प्रूव होने चाहिए, खासतौर पे पाकिस्तान की ऑडियंस के लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि नौजवान बड़े अंडर स्ट्रेस्ड हैं, अक्सर तो पाकिस्तान से ही जाना चाहते हैं बिकॉज ऑफ देयर आर सो मेनी इश्यूज, और उसमें फिर हम अपनी सेहत को इग्नोर करते चले जाते हैं, उतना फोकस नहीं होता। तो जो लिविंग पैटर्न्स हैं हमारे, जो लाइफ स्टाइल है, वो कितना इंपॉर्टेंट है? इन लास्ट 1 मिनट आप अगर कुछ सजेस्ट करना चाहें हमारे देखने वालों को। जी, लाइफस्टाइल में आपने जैसे कहा, एक तो जो फिजिकल एक्टिविटी, वर्कआउट, फिटनेस के लिए आप गेम्स वगैरह खेलें, और दूसरी एक्टिविटीज वो यूजुअली होनी चाहिए मॉर्निंग में या मिडल ऑफ द डे। डोंट डू एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्सर्शन एंड ऑफ द डे इन द इवनिंग टाइम। ओके, तो वो एक इम्पोर्टेंट चीज है। उसके अलावा आप कह रहे हैं कि जिम वगैरह भी अगर करना है तो मॉर्निंग में करें, मॉर्निंग और मिडल ऑफ द डे, नॉट डू इट इन द इवनिंग बिफोर योर स्लीपिंग टाइम। ऑलराइट, ठीक है, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि अगर आप इवनिंग टाइम में करेंगे तो फिर वो आप अपनी बॉडी को एक तरह से स्टिमुलेट कर रहे हैं। तो आप रात के वक्त जो है ना, यू वांट टू वाइंड डाउन, कि आपकी बॉडी जो है रिलैक्स हो जाए, इस मोड में आ जाए कि नाउ इट्स टाइम टू स्लीप। तो हेल्दी एक्टिविटीज, हेल्दी ईटिंग, और उसके अलावा स्टेइंग अवे फ्रॉम दिस लैपटॉप, टेलीफोन, और रीडिंग इज अ वेरी गुड थिंग व्हिच कैन हेल्प यू, मेक यू रिलैक्स, और उसके अलावा इट विल हेल्प यू विद स्लीपिंग। उसके अलावा योगा हो गया। राइट डॉक्टर इमरान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने इस इंतहाई अहम पर हमने कोशिश की हम इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस करें। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो नेचर ने एक सर्कल बनाया है, जो साइकिल बनाया है, उसको फॉलो करते हुए अर्ली मॉर्निंग अच्छी एनर्जी के साथ, लाइक अस ऐसे करना ज़्यादा बेहतर है, और ज़्यादा ड्रेन आउट नहीं करना अपनी बॉडी को, खासतौर पर शाम के वक्त। ऐसा डॉक्टर साहब ने कहा, अच्छी नींद लें। ऐसा ही है। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक पर जाएंगे, आपने कहीं नहीं जाना, वापस आएंगे, कुछ बात क्रिकेट की करेंगे। बड़ी बड़ी सर्जरी शुरू हो गई है, क्या चल रहा है ऑपरेशन थिएटर से लाइव ब्रेक के बाद। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आएगी,
ये भारतीय मीडिया का दावा है, हम नहीं कह रहे, ये अभी खबरें आ रही हैं, बहुत सारे लोग इस पे परेशान भी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इट्स टू अर्ली टू से, आई मीन अभी आप इस पे क्यों परेशान होते हैं। बहरहाल बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं क्या आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए इंडियन टीम पाकिस्तान आएगी। आपको याद है जब हम पिछले साल वर्ल्ड कप खेलने जा रहे थे तो उस वक्त ये बात बड़ी ज़ेर बहस थी कि क्या पाकिस्तान को वर्ल्ड कप खेलने भारत जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। फिर ये फैसला हुआ था कि पाकिस्तान जाएगा और कुछ लोगों ने कहा था कि 2025 फरवरी मार्च की जो चैंपियंस ट्रॉफी है इसके लिए फिर इंडियन टीम पाकिस्तान आएगी, देयर इज समथिंग म्यूचुअल एग्जिस्ट। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। एक तो हम इस पे बात करेंगे, दूसरा ये कि अगर ये तमाम मैचेस होते हैं जो कि लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम में रखे गए हैं, जिसके लिए लाहौर के पूरे कद्दाफी स्टेडियम का जो लिविंग एरिया है, जो मेन एरिया, उसको तोड़ दिया गया है, नया बनाया जा रहा है और रिपोर्ट्स के मुताबिक बिलियंस ऑफ रुपीस हमारे स्टेडियम्स की रेनोवेशन पे लगाए जा रहे हैं। क्या इंडियन टीम पाकिस्तान आएगी या नहीं, इट्स अ क्वेश्चन। और अगर पाकिस्तान आएगी तो फिर कहाँ खेलेगी, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। एंड ये मेरा था। अब वो सर्जरी की जो बात है वो मेरे से में ही आती मैं है। मुबर्रा हूं उससे। दूसरी जानिब चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान को मिली है और पूरा जो टूर्नामेंट है पाकिस्तान में खेला जाएगा। ये अच्छी सोच है। हाँ, ये अच्छी है। श्रीलंका में जुलाई के आखिर में होने वाली आईसीसी मीटिंग में भी इस मामले को उठाया जाएगा और पाकिस्तान और भारत के दरमियान 2013 से कोई भी दो तरफा सीरीज अभी तक नहीं खेली गई है और भारतीय टीम 2008 से कोई भी टूर्नामेंट खेलने पाकिस्तान नहीं आई है। और बात करें अपनी टीम की तो जनाब शाहीन शाह अफरीदी के नामुनासिब रवैये पर कोचेज और बोर्ड हुकाम सख्त खफा है। शाहीन अफरीदी ने दौरा इंग्लैंड में कोच और सेलेक्टर मोहम्मद यूसुफ के साथ बदतमीजी की थी। बाज़ शाहीन ने अपने रवैये पर माजरत भी कर ली थी, लेकिन कोचेज ने अपनी रिपोर्ट में वर्ल्ड कप के दौरान भी शाहीन के रवैये की शिकायत की है। ये तमाम तर सूरत हाल है जिस पर हमने बात करनी है। हमारे साथ कौन मौजूद है? We have the doctor of cricket। बात सर्जरी की है तो हम डॉक्टर्स से हम रहते हैं। आज हमने डॉक्टर ऑफ क्रिकेट को बुलाया है, उनसे जरा बात करते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो मिर्जा इकबाल बेग साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह बखैर इमरान, आपको भी और हिना को भी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सर्जरी की आपने जो बात की, मुझे हसन अली ने कल एक बयान दिया है, उसका बयान आपकी नजर से गुजरा होगा। उसने कहा है कि आलात की जरूरत होती है। अब वो बिला वजह के लिए मेल नर्स बन के बीच में कूद पड़ा है कि आलात की जरूरत होती है। उसका तो काम ही नहीं है ना, वो क्रिकेट खेले, लेकिन वो पार्टी बनने के चक्कर में है कि एनेस्थीसिया लेकर आएगा, मेल नर्स बन गया, वो क्रिकेटर है। अब मैं हैरान होता हूँ इस तरह के लोग हैं, वो किस तरह की बातें करते हैं। लेकिन ये कि सर्जरी शुरू तो हुई है, अभी 3 विकेटें गिरी हैं और भी विकेटें गिरने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन एक मखसूस लॉबी इमरान एक ही आदमी को टारगेट कर रही है। और मुझे लगता है कि इसमें खिलाड़ियों के जो दूसरा ग्रुप है उसके एजेंट्स का भी बड़ा रोल है कि आप शाहीन शाह अफरीदी को विलन बना के पेश करें, कुर्बानी का बकरा उसे बनाए, बाकी सब बच जाएं। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये जो विकेट्स गिरी हैं आपके ख्याल में ये राइट विकेट्स हैं, इन्हीं को गिरना चाहिए था? और दूसरा ये कि जो राइट विकेट्स हैं इस वक्त एम उनके ऊपर है कि वो भी गिरे, वो कौन सी हो सकती है मेरे साथ? देखिए, जो विकेट्स गिरी हैं उनमें सबसे ज्यादा तो कंट्रोवर्शियल वहाब रियाज थे। और वहाब रियाज को कहते हैं ना कि जर्रे को आफताब से, वो जो आप खुद पढ़ेंगे शेर की क्या बात है, कहां से उठाकर उनको कहां पहुंचा दिया मोहसिन नकवी साहब ने। ही कुडंट हैव थॉट अबाउट इट कि वो सीनियर मैनेजर बन जाएंगे, क्रिकेट चलाएंगे। उनका तो जो उन्होंने कंट्रोल किया खिलाड़ियों पर या जिस तरह के वाकयात टीम में आने के लिए पर तोल रहे थे, वी रिमेंबर, वो तो टीम में आना चाहते थे। वो किट पहनकर बॉलिंग भी कर रहे थे। कार्डिफ में भी उन्होंने बॉलिंग की, मैंने वीडियो देखी। और फिर वो हडल में भी खड़े होते थे, शायद उन्हें अपना जमाना याद आ रहा था। हालांकि वो आखिरी मैच 2020-21 में खेले, कोई ज्यादा अरसा नहीं, इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ। और आखिरी मैच डोमेस्टिक का मार्च में खेले थे लास्ट ईयर। तो अब उनको इतना शौक था, लेकिन बहरहाल उनको देर आयत दुरुस्त आयत उनको वो किया। लेकिन कल उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया इमरान, आप देखें, उन्होंने गैरी कस्टन का भी शुक्रिया अदा कर रहे थे कि अच्छा करेगा। उन्होंने कहीं चेयरमैन का नाम नहीं लिया। जिस आदमी ने उठाकर उन्हें जमीन से आसमान पे पहुंचाया उसका नाम ही नहीं लिया। ये पाकिस्तान का कल्चर है कि हम लोग भूल जाते हैं अपने मोहसिनों को, और यहाँ वो मोहसिन नकवी को भूल गए। अपने वाकई असली मोहसिन जो नाम की भी मोहसिन है उनको वो भूल गए वैसे। हाँ मिर्जा साहब, ये तो बोर्ड की सर्जरी की बात हुई है ना, आगाज तो हो गया है। टीम की सर्जरी में क्या देख रहे हैं आप, क्या क्या होने वाला है आगे? देखिए, टीम की सर्जरी है ना, अभी तो चूंकि नवंबर में पाकिस्तान की वाइट बॉल क्रिकेट की सीरीज है ऑस्ट्रेलिया से, T20 तीन वनडे, तो वहां पर तो अभी टीम का अलग होगा। लेकिन जो यहाँ पर अब उनको असल काम है टेस्ट की टीम बनाना। कल हम लोग मिले थे यहाँ जेसन गिलेस्पी से कराची में एक मकामी होटल में, तो उन्होंने भी यही कहा कि वो टीम को फॉर्म करना चाह रहे हैं।
तो वहां पर तो अगर जब आप देखें, जब T20 की टीम व्हाइट बॉल की टीम बनाएंगे तो उस वक्त आपको पता चलेगा कि 2-3 प्लेयर जैसे इफ्तिखार अहमद हैं, आजम खान है, इफ्तिखार के भतीजे नाराज हो जाएंगे अगर उनको ड्रॉप कर दिया। आजम खान है और भी दीगर लोग हैं बहुत सारे कि जिन जो इस रेंज में आ सकते हैं। मुंह बोले ही सही, भतीजे तो हम भी हैं, मुंह बोले ही सही। चाचा तो हमारे मैंने जानबूझ के कहा कि आप चाचा पूरी कौम के चाचा। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, जेसन गिलेस्पी से आप मिले, चूंकि जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं सारी बातें बड़े प्रोफेशनल्स होते हैं, वो जिस चीज़ के पैसे लेते हैं वो कोशिश करते हैं कि उसको डिलीवर करें और बड़े डिसिप्लिन भी होते हैं। और गैरी कर्स्टन तो खुद बहुत अच्छे एक ओपनर रहे हैं और मुझे याद है 1996 वर्ल्ड कप पहला 100 उन्होंने स्कोर किया था, आई रिमेंबर इन रावलपिंडी। तो अभी ये बताइए कि आपकी जो मुलाकात हुई है इसमें आपको वाकई लगता है कि कोचेस को वो ड्यू राइट्स, वो इख्तियारात दिए गए हैं अपर मैनेजमेंट की तरफ से जिसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या नकवी साहब ने अपने स्ट्रॉन्ग इख्तियारात नीचे दिए हैं कि अच्छे फैसले कर पाएं ये लोग? बिल्कुल, कल जो जिस तरीके से बात हो रही थी और बड़े खुल के वो बात कर रहा था जेसन गिलेस्पी, और उसने कहा कि मैं पाकिस्तान टीम को बेहतर बनाना चाहता हूं। मैंने उसको 1999 का वो वाकया याद दिला दिया, शायद आपको याद हो, जब श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच हो रहा था तो जेसन गिलेस्पी कैच लेते हुए स्टीव वॉ से टकरा गए थे और स्टीव वॉ की नाक उनके घुटने से लगी, खून बह गया था और गिलेस्पी की टांग टूट गई थी। और वो बता रहे थे कि सनत जयसूर्या का एक रिश्तेदार जो था वो एयर एम्बुलेंस उसने फौरन अरेंज की और फिर मुझे अस्पताल ले गए। तो उनको सारे वाकयात कहता है इट वाज अ हॉरिबल इंसिडेंट, उन्होंने सब बताया। लेकिन जो उनकी बातों से लग रहा है कि वो पाकिस्तान के प्लेयर्स पर नजर रख रहे हैं और प्रोफेशनल है वो। आप देखें इमरान, उनकी कोचिंग में 2 मरतबा यॉर्कशायर की टीम काउंटी चैंपियनशिप जीती, उन्होंने ससेक्स की कोचिंग की, बड़े सीजन कैंपेनर है, अभी साउथ ऑस्ट्रेलिया की कोचिंग कर रहे थे। आई होप, जो उनकी बातों से मुझे लगा कि ही वांट्स टू डू समथिंग। वो तो आपने जो पहले कहा ना कि प्रोफेशनल होते हैं गोरे, वो प्रोफेशनल है, कोई सियासत नहीं करेंगे वो। ठीक। अच्छा, और मिर्जा साहब ये जो एक बार फिर से बात हो रही है, वैसे इमरान ने कहा इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट दिस, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आ रही है इंडियन टीम या नहीं, इस पर बड़ी चहमगोइयां चल रही है। इंडियन मीडिया तो चला रहा है कि कोई नहीं जा रही भारतीय टीम जो है वो पाकिस्तान। क्या देख रहे हैं आप? देखिए ना, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जराए, वो अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड ही ये खबरें चलवा रहा है, उनके पास कोई इल्हाम तो नहीं कि अचानक उनके पास वो शुरू हो गए कैंपेन। उन्होंने, आप देखें कल टाइम्स ऑफ इंडिया में जो है वो रिपोर्ट छपी कि वो नहीं जाएगी इंडियन टीम, वो भी सोर्सेज को कह रहे हैं। और इसी तरीके से उनके मुख्तलिफ यूट्यूबर, इवन विक्रांत गुप्ता जो उनका बड़ा जबरदस्त जर्नलिस्ट है, वो भी अपने चैनल पे यूट्यूब के कह रहा है कि नहीं जी बड़ा मुश्किल लग रहा है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं भारतीय क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को टफ टाइम देने जा रहा है। लेकिन जो मेरे जराए बताते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास ये ऑप्शन भी है कि अगर भारत सपोज पाकिस्तान नहीं आता तो भारत को एक्सक्लूड करके आईसीसी से रिक्वेस्ट की जाए कि भारत को एक्सक्लूड करके उसकी जगह श्रीलंका को शामिल किया जाए जो चैंपियंस ट्रॉफी की टीमों में नहीं है। तो आप देखें इस पे क्या अमल दरामद होता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो गौर कर रहा है, लेकिन अब हमें बड़ा स्टैंड लेना पड़ेगा। कब तक हम ब्लैकमेल होते रहेंगे कि जी हाइब्रिड मॉडल। हम जाकर खेल कर आए हैं ना लास्ट ईयर वर्ल्ड कप, सारे शहरों में जहां जहां हमारे मैचेस से हम खेल कर आए, तो हमें ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए। खेल के और हार के माशाल्लाह हैं। अच्छा, दूसरी तरफ ये कि क्या आपको लगता है कि मोहसिन नकवी साहब, क्योंकि उनसे जब ये सवाल किया जाता है तो यही कहते हैं कि इंशाल्लाह बेहतर होगा, कोशिश पूरी है, सारा फोकस क्रिकेट के ऊपर है, तो ऐसा कोई स्टैंड लेंगे? चूंकि जब नजम सेठी साहब आए थे, इवन जका साहब आए थे, उस वक्त भी हमें लगा था कि पाकिस्तान एक हार्ड स्टैंड लेगा, लेकिन कहीं ना कहीं फिर हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, पीसीबी को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और हमारी टीम जाती है, जो कि स्पोर्ट्स का स्पिरिट भी है। आई मीन इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आप जाए और खेलें, इंडिया गलत करता है कि वो नहीं आता, लेकिन इस दफ़ा क्या ये हार्ड लाइन ले सकता है पाकिस्तान और मोहसिन नकवी लेंगे ये हार्ड लाइन? देखिए, पिछली दफा इमरान आपको याद होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा ना हम अपनी हुकूमत से इजाजत लेंगे, और उस वक्त के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि ठीक है टीम जाए। अब देखना यह कि इस वक्त तो मोहसिन नकवी साहब एक बड़े अहम वजीर हैं इस हुकूमत के, तो वो डेफिनेटली विल ट्राई टू कन्विंस कि भाई हमें भारत को आना चाहिए, हमें स्टैंड लेना चाहिए। इस वक्त तो वो जो राना सनाउल्लाह कहते हैं कि वो वजीर आजम भी बन सकते हैं, आपने सुना होगा कि डेप्टी वजीर आजम है। तो इस वक्त मोहसिन नकवी साहब इतने पावरफुल हैं कि उन्हें स्टैंड लेना चाहिए गवर्नमेंट के साथ मिलकर के। कब तक हम भारत के हाथों इस तरह से रुसवा होते रहेंगे कि हम नहीं आ रहे? उन्हें अपने पैसे पर बड़ा घुमंड है। कल मैं देख रहा था कि दुनिया का अमीर तरीन कई अरब डॉलर है उसके पास, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पास अमीर तरीन बोर्ड है। वो अपनी स्पॉन्सरशिप पर, अपनी वो जो फाइनेंशियल कंपनीज पर वो घुमंड करता है। तो हमें वाज़ेह स्टैंड लेना पड़ेगा। आखिर कब तक हम ये मामला चलता रहेगा? चूहे बिल्ली का खेल ये कब तक जारी रहेगा?
ठीक है, ये जो चूहे बिल्ली का खेल है उस पे हमने डेफिनेटली है, और इस पे अगर स्टैंड लेती है और में पूरी पाकिस्तान की जो कौम है वो इसके बैक पे खड़ी होगी इन केस अगर ये एक्सक्लूडिंग भारत टूर्नामेंट होता है, क्योंकि मुझे भी नहीं लगता बहुत से लोगों की तरह कि भारत यहाँ पे आके खेले, तो आप इस टूर्नामेंट को फिर मीडिया की नज़र में, फैंस की नज़र में उतना इंपॉर्टेंट देखते हैं, या लोग कहेंगे कि नहीं यार इंडिया शुड हैव बीन देयर बिकॉज दे आर द T20 चैंपियंस? देखिए 16 साल के तवील अरसे के बाद इमरान पाकिस्तान जो है वो किसी एक आईसीसी के इवेंट की मेजबानी कर रहा है। 16 साल पहले तो एशियन क्रिकेट काउंसिल का एशिया कप हुआ था। तो मेरे ख्याल में भारत की टीम की अपनी वैल्यू है। वो 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे, T20 चैंपियनशिप उन्होंने जीती, अब से 2 बरस कबल वो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे। तो उनकी टीम की एक अपनी वर्थ तो है, इसी वजह से वो फैल रहे हैं ना, इसी वजह से वो कह रहे हैं नहीं जी नहीं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी को कन्विंस करना चाहिए। अब आप देखें आईसीसी का जो चेयरमैन है ग्रेगरी बार्कले, जिसका ताल्लुक न्यूजीलैंड से, वो तो खुद जय शाह के साथ खड़ा हुआ था जो ट्रॉफीज और मेडल बांट रहे थे वर्ल्ड कप के फाइनल में। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कोर्ट में है गेम कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी के सामने अपना ये केस किस तरीके से पेश करता है। ओके, सही है। ऑन द अदर हैंड वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड भी मिर्जा साहब क्रिकेट के सेमीफाइनल्स आज खेले जाने से पाकिस्तान का मुकाबला वेस्ट इंडीज से और ऑस्ट्रेलिया का भारत से होगा। क्या देख रहे हैं सेमीफाइनल्स कितने तगड़े होने वाले हैं ये वाले दोनों मैचेस? और नॉर्थहैम्पटन शायर में है तो आई बिलीव कि आप तो गए ही होंगे वहां पे। मैं गया हूँ नॉर्थहैम्पटन शायर, और मुझे याद है 1999 में पाकिस्तान बांग्लादेश से वर्ल्ड कप का मैच वहीं हारा था, और फिर हमने कहा था कि हम अपने भाइयों से हार गए। आपको याद दिला दूं मैं, ठीक है? तो ये यकीनन लेजेंड्स कह रहे हैं इसको, लेजेंड्स। इनमें तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं बेचारे लेजेंड्स नहीं, लेजेंड यूनुस खान है, मिसबाउल हक हैं, शाहिद अफरीदी, बाकी सारे ही लेजेंड्स हो गए। लेकिन भारत पाकिस्तान के जो यंग प्लेयर भी, आमिर यामीन खेल रहा है अभी क्रिकेट, शर्जील खान खेल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे, कामरान अकमल भी फिट है। तो मतलब लेजेंड्स है, यंगस्टर है, पाकिस्तान की टीम में जान है। इमरान ब्रदर्स लेजेंड्स में नहीं आते मिर्जा साहब आपके ख्याल में? नहीं, मैं देखिए अब आप ऐसा ना करें, मुझे घुमाए फिराए नहीं आप, ठीक है ना? अच्छा तो वैसे कैसा मैच आप इसमें करें? पाकिस्तान की टीम तो बड़ी अच्छी थी, प्लेइंग साइड हमारी, मतलब तगड़ी टीम थी हमारी, अच्छा खेली भी है। टीम थी, खेलते खेलते आखिरी मैच कैसे हारे साउथ अफ्रीका से, देखा था आपने मैच? नहीं, मैं देख नहीं सका, लेकिन ये साहब आप जरा तवज्जो दें लेजेंड्स पर, आपकी खुसूसी जो नजरें इनायत होनी चाहिए लेजेंड्स पर। लेकिन ये कि पाकिस्तान स्ट्रांग है, पाकिस्तान वेस्ट इंडीज को हरा देगा। मुझे तो तवक्को है कि फाइनल पाकिस्तान खेलेगा, और ये टीम वकार यूनुस के करीबी अजीज ने दी हुई है लेजेंड्स में, ये जो पाकिस्तान की टीम है। अच्छा ठीक है, चलें, ये तो फिर आपने बड़ा इंकिशाफ कर दिया। अब हमें क्विकली ये बताइए कि नए लोग कौन से हैं जो कि पाकिस्तान, गेटिंग बैक टू द क्रिकेट बोर्ड एंड डोमेस्टिक मैटर्स, कौन से ऐसे लोग हैं? जैसे यूसुफ साहब हैं, कल परसों हम जो अपने शो में तजिया ले रहे थे, हमारे साथ सलीम खालिक साहब थे, तो उन्होंने कहा जी कि कोई दबंग किस्म का आदमी होना चाहिए था। यूसुफ साहब दबंग नहीं है, हैं तो शरीफ आदमी लेकिन दबंग नहीं है। आपका क्या टेक है? ठीक आदमी है, ठीक इन द सेंस कि अपने फैसले मनवा पाएंगे, या आपको लगता है कि दे कुड बी अ बेटर पर्सन? वो कहा जाता है ना बीबा किसको कहते हैं, शायद गालिबन आप ज्यादा बीबा बच्चा या बीबा बंदा। हाँ, तो यूसुफ बेचारे वो बोलते नहीं है, और ऐसे लोग सूट करते हैं ना कि जो कुछ ना बोले, सुम्मुन बुकमुन उमयुन रहे, बिल्कुल बोलते ही नहीं रहे, फहम लायुन। आपको पता है ऐसे लोगों की हमें जरूरत होती है। तो यूसुफ ने बाज़ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मोहम्मद यूसुफ को और असद शफीक को भी रिजाइन कर देना चाहिए था सिलेक्शन कमेटी, या उनको निकाल देना चाहिए था, क्योंकि जिम्मेदारी 2 आदमियों पे तो नहीं आयद होती, पूरी सिलेक्शन कमेटी थी। आप बिलाल अफजल भी नहीं है, 2 चले गए, 3, तो ये 2 किस खुशी है? ऑडियो चली गई मेरे साहब। खुशी में है कि ये दोनों बोलते हैं, ये सरे तस्लीम। अच्छा जी, मैं कह रहा हूँ ये सरे तस्लीम खम करते हैं, और आपको ऐसे ही लोगों की जरूरत है। ठीक है, जो कम कर दें। ठीक है, वन लास्ट क्वेश्चन, ये जो फिटनेस पिक के ऊपर बहुत बात हो रही है, प्लेयर्स ने भी लिख के दिया है और अब बोर्ड भी कह रहा है कि फिटनेस के ऊपर तवज्जो होनी चाहिए, होनी तो डेफिनेटली चाहिए, लेकिन जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं इस वक्त जो सामने आ रहा है, आप बतौर क्रिकेट एक्सपर्ट किस हद तक मुतमईन है इससे, ये किस हद तक डूएबल है, और क्या ये फिर रिजल्ट ओरिएंटेड होगा? लास्ट क्वेश्चन। देखिए, ये दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए इमरान, अगर ये हो रहा है तो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। ये ना हो कि रोजगार तो मिल गया है लोगों को जो फिटनेस टेस्ट ले रहे हैं,
क्या वो अपने जॉब के साथ इंसाफ कर पाएंगे? अगर ये होता है तो इट्स अ गुड साइन के खिलाड़ियों की फिटनेस होनी चाहिए। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच। तमाम एस्पेक्ट्स जो कि अब तक हमारे पेंडिंग हमने आपके लिए बचा के रखे हुए थे, आपने उन सभी पे अपना मुफस्सिल तज्जिया हमारे सामने रखा। डॉक्टर ऑफ क्रिकेट मिर्जा इकबाल बेग साहब अपनी राय का इजहार कर रहे थे और सभी मामला पे हमने बात की। वैसे जी हाँ, एक्सप्रेसो में वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपको दिखाते हैं कुछ झलकियां कारवां सराय की आने वाली किस्त की, जो कि आप हर इतवार की शाम 8:05 पे देखते हैं। इस शो को मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब का ये शो है और आज वैसे किस हवाले से बात हुई, चले लेट्स कीप इट अ सरप्राइज। आपको झलकियों में ही दिखाते हैं कि आज क्या बात हो रही है। आज फिर पहाड़ों की बातें होंगी, लेकिन एक लाइट सी बात भी करना चाहता हूँ। हमारे एक दोस्त गए नॉर्दर्न एरिया और अपने हमरा एक और दोस्त को ले गए माइल करके कि भाई आपको जाना चाहिए पहाड़ों। तो वो कहते हैं कि जब हम बिशाम से ज़रा आगे गए 1-2 घंटे की मुसाफत पे, तो वो साहब कहने लगे कि बात सुनो, ये जो पहाड़ है उनका ये आगे भी ऐसे ही पहाड़ है। उसने कहा ऐसे ही है। तो कहने लगा क्या देखने का फ़ायदा अगर वही पहाड़ आगे है। तो वहाँ से वापस आ गए। मैं वो फिल्म देखने गया और उस फिल्म का नाम था सर्च फॉर पैराडाइज। उसमें एक उन्होंने कश्मीर का हिस्सा चूज़ किया पैराडाइज के हवाले से, एक नेपाल का और एक हुंजा का। ये पहली मर्तबा था जब मैं दायरे गैर में बैठा अपने वतन के बारे में एक विजुअल एक फिल्म देख रहा था और मैं उस वतन को जानता नहीं था। चुनांचे मेरा पहला तारुफ जो पहले दोस्त बने वो GM बेग साहब। तो GM बेग साहब की छोटी सी दुकान थी, मुझे अब तक याद। दरमियान में एक बड़ी टोपी पहन के वो बैठे होते थे, इर्द गिर्द किताबों के ढेर होते थे, नक्शे होते थे और बेशुमार इल्म रखते थे नॉर्थ के हवाले से। तो मैंने तहकीक तो खैर क्या करनी है, बहुत सारे लोगों से पूछा कि ये कैसे मुमकिन है कि वो तैयारा जो है उसके बारे में किसी को कुछ खबर नहीं है। हुकूमत की जानिब से भी कोई एक्सप्लेनेशन एज सच नहीं है, बस ये है कि गुम गया। तो जहाँ तक मेरा गुमान है, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता क्योंकि सेंसिटिव बात है, कि कोई ऐसा मसला था ऑफ रूट हो जाने का जिसमें वो तैयारा मोस्ट प्रॉब्ली गिरा लिया गया और ये बेहतर था कि फ्रीकैन कुछ भी इकरार ना करते, उसमें बहुत कुछ इन्वॉल्व हो जाता। इसलिए आज तक उस तैयारे का कोई सुराग नहीं मिला। तो उन्होंने ब्रिगेडियर साहब से कहा कि जनाब जितने पैसे आपने देने दें और इसको ले जाए। तो कहा जाता है कि ब्रिगेडियर साहब ने उसको पता नहीं ट्रैक्टर्स की मदद से या किसी तरह लेक कचूरा जहाँ पे उनका रिजॉर्ट था शंग्रीला जो उन्होंने बनाया था, पायनीर थे उसके, वहाँ पे खड़ा कर दिया। आज भी मेजर एक अट्रैक्शन है उनकी कि भाई वहाँ पे वो तैयारे का ढांचा उसी तरह पड़ा हुआ है और उसमें उन्होंने रेस्टोरेंट कायम किया हुआ है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी ये फ़्लाइट जो है ये खासी ख़तरनाक है, मतलब है कि आप बहुत फ्रीक्वेंटली फ्लाई करते हैं फ्रॉम हेयर टू गिलगित और कभी कभार आप मतलब स्कर्दू की तरफ भी जाते हैं। तो ड्यूरिंग जर्नी तो वो एक ख़तरे का एहसास या खदशा, कहने के नहीं वो ऐसा होता नहीं, मैं कुछ ज़्यादा गौर नहीं करता कि क्या हो रहा है। तो मैंने कहा कि आप क्या करते हैं? कहने के जी मुझे म्यूज़िक से बहुत शगफ है और मैं अक्सर जब फ्लाई करता हूँ यहाँ से टेक ऑफ करता हूँ तो मसलन मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं, उन्होंने कहा कि मैं राग दरबारी का आलाप शुरू कर देता और जब तक वो मैं आलाप ख़त्म करता हूँ गिलगित का जी। डोंट फॉरगेट टू वॉच मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब के साथ कारवां सराय इतवार की शाम 8:05 पर। इससे पहले कि प्रोग्राम खत्म करें, हम मलाला यूसुफजई की बर्थडे उनको विश करना जरूरी है। जी हाँ, अपनी 27th बर्थडे वो मना रही हैं, हमारी तरफ से उन्हें सालगिरह मुबारक। मलाला यूसुफजई 12 जुलाई 1997 खैबर पख्तूनख्वा के इलाके मंगोरा में पैदा हुई और मलाला अक्टूबर 2012 में उस वक्त तवज्जो का मरकज़ बनी जब स्कूल से घर जाते हुए सवात में तालिबान शिद्दत पसंदों ने उन्हें फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया था और एक गोली उनके सर में भी लगी थी। मुल्क में इब्तदाई इलाज के बाद उन्हें एक खुसूसी तैयारे के जरिए बरतानिया मुंतकिल कर दिया गया था और 10 अक्टूबर 2014 को मलाला को बच्चों और नौजवानों के हक़ तालीम के लिए जिद्दोजहद पर नोबेल इनाम बराए अमन भी दिया गया। 17 साल की उम्र में यूँ किसी भी शोबे में नोबेल इनाम हासिल करने वालों
में मलाला ये एजाज़ पाने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र शख्सियत। बिल्कुल, उनको अब तक दुनिया भर में दर्जनों से ज़ायद एजाज़ात मिल चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा उन्हें अपना खैर सगाली का सफ़ीर बराए अमन भी मुकर्रर कर चुकी है। बहुत ज़्यादा सालगिरह मुबारक आपको, और मलाला के अलावा भी जिन लोगों की आज सालगिरह है उनको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। इसके साथ ही आज के एपिसोड का वक्त खत्म हुआ। आपसे इंशाल्लाह मंडे को मिलेंगे। बेस्ट ऑफ हमारा देखिएगा और फीडबैक अपना दीजिएगा। अच्छा सा वीकेंड गुजारिए। मंडे तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।